नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको अनुवाद से संबंधित द्वितीय विभक्ति के कुछ जो खास नियम थे वो हमने बताए थे। ठीक, अब उसके आगे आज हम द्वितीय विभक्ति के ही अंतर्गत आने वाले कुछ अन्य नियमों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उस दिन आपको याद होगा हमने बताया था सूत्र आपको अकथितम च। ठीक, और उस सूत्र में बताया था कि इस सूत्र में दुह्याश दंड एक सूत्र हमने आपको बताया था, उसमें षोडश द्विकर्मक धातुएं हैं। ऐसी धातुएं हैं जिसमें दो दो कर्म चलते हैं और उनके दोनों ही कर्मों में एक तो मुख्य कर्म है, उसमें तो कर्मण द्वितीय से द्वितीय लगती ही लगती है। उसके अलावा जो गौण कर्म था, जो अप्रधान कर्म था, उसमें भी अकथितम सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। ठीक, अब हम उसके आगे आज एक नए सूत्र की ओर चर्चा करेंगे, आपको ले चलेंगे। वो सूत्र हमारा क्या? अधिशीं स्थासां कर। सूत्र हमारा क्या है? फिर से देख लीजिए, अधिशीं स्थासां कर। ठीक, अब कह रहे हैं कि यदि आस धातु से पूर्व, क्या है हमारा? आस धातु। कह रहे हैं कि यदि आस्था है ना, इसमें से आस निकालिए, आस्था साम है। ठीक, तो इस आस्था में से आस धातु निकालिए। हमने निकाली आस धातु। कौन सी धातु हमने निकाली? आस धातु। ठीक, अब हमारा सूत्र क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि आस धातु से पूर्व क्या क्या उपसर्ग लग जाए? आदि उपसर्ग लग जाए। पहला उपसर्ग हमारा क्या है? आदि। दूसरा उपसर्ग है क्या? शी। और तीसरा है हमारा क्या? अस्था। ठीक, यदि आदि, शी एवं आस्था से पूर्व आस धातु ठीक लग जाए तो जो क्रिया का आधार होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। ठीक, कह रहे हैं कि शी धातु, आस्था धातु और आस धातु। कौन कौन सी धातु? शी धातु, आस्था धातु और आस। ये तीन धातुएं हैं। कौन कौन सी? शी, आस्था और आस। धातु से पूर्व आदि उपसर्ग लग जाए। कौन सा उपसर्ग लग जाए? आदि। ये देखिए हमने लिखा है, ये धातु है शी, आस्था एवं आस। इन तीनों धातुओं में से किसी भी धातु से पूर्व यदि आदि उपसर्ग लग जाए, कौन सा उपसर्ग लग जाए? आदि, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। किस सूत्र के अनुसार? आदिशीं स्थासां कर्म। कह रहे हैं, फिर से बता देते हैं कि यदि शी धातु, आस्था धातु और आस धातु, कौन कौन सी धातु? शी धातु, आस्था धातु और आस धातु से पूर्व आदि उपसर्ग लग जाए। कौन सा उपसर्ग लग जाए? आदि। ठीक, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे हम कहें कि सह पर्यंकम, मान लीजिए शेते, हम कहते हैं शेते। ठीक, देखिए शी धातु शयन करना। शी धातु का मतलब होता है क्या? शयन करना। आस्था धातु का मतलब होता है बैठना और आस माने भी बैठना। ठीक, तो यदि शी धातु, आस्था धातु और आस धातु से पूर्व आदि उपसर्ग लग जाए तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये बात हमने आपको बताई। अब जैसे हम आपको एक उदाहरण मान ले आपको दें कि सह पर्यंकम
शेते। तो व्याकरण की दृष्टि से, इस सूत्र की दृष्टि से ये उदाहरण में हल्की सी कमी है, गलती है। क्या ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है कि जो है वह पलंग पर सोता है, इस सूत्र का मतलब है हिंदी अनुवाद। तो शी धातु सोना, शयन करने के लिए, और रूप बन गया शेते। ठीक है। अब तो चूंकि ये शेते है, अब इसमें हम आगे उपसर्ग लगाकर इसका अनुवाद करेंगे। ठीक, तभी हम यहां पर पर्यंकम लगा सकते हैं। ठीक, अब आदि शेते। ठीक है, सपर्यंकम अधिशेते। अब ये हमारा वाक्य सही हो गया इस सूत्र के अनुसार। क्यों सही हो गया? क्योंकि देखिए धातु थी शी, अब शी धातु से पूर्व हमने अधिउपसर्ग लगा दिया। तो अब चूंकि शी धातु से पूर्व हमने अधिउपसर्ग लगा दिया है, तो क्रिया का जो आधार, अर्थात क्रिया का आधार क्या था? पलंग। वह सोता है, क्रिया है शयन करना। कहाँ सोता है? पलंग पर सोता है। तो क्रिया का आधार था क्या? पर्यंक या पलंग। तो अब क्योंकि हमने इसमें आदि उपसर्ग लगाकर इसका अनुवाद किया है, तब हम इसमें यहाँ पे पर्यंकम कर सकते हैं, करना पड़ेगा इस सूत्र के अनुसार। और यदि मान लीजिए हम आदि उपसर्ग ना लगाए, हम ऐसे ही साधारण भाषा में अनुवाद कर दें, उपसर्ग ना लगाए, आपको पता है कि उपसर्ग सौंदर्य के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम उपसर्ग नहीं लगाते हैं अधि, तब हम इसका अनुवाद पर्यंके करेंगे। क्या करेंगे? पर्यंके, सपर्यंके शेते करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्रिया का आधार पलंग पर सोता है, तो मैं यहाँ पर में सप्तमी लगती, अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में सप्तमी लगती, तो इसका अनुवाद होता सपर्यंके शेते। लेकिन अब इसी शी धातु में यदि हम आदि उपसर्ग लगाएंगे, तो तब हम क्या करेंगे यहाँ पर? तब हमको यहाँ पर पर्यंके नहीं, क्या करना पड़ेगा? पर्यंकम। क्या करना पड़ेगा? पर्यंकम। क्यों? क्योंकि शी धातु से पहले हमने आदि उपसर्ग लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर पलंग में सप्तमी नहीं बल्कि द्वितीय बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यही कह रहे हैं कि यदि शी धातु से पूर्व आदि उपसर्ग लग जाएगा, तो क्रिया का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी, और जब कर्म संज्ञा जिसकी भी हो जाएगी, तो कर्म द्वितीय से हमको द्वितीय उसमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सपर्यंकम अधिशेते। ठीक, अब दूसरी चीज, दूसरा उदाहरण हम आपको एक और उदाहरण इसी का बता दें। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक, क्या कर रहे? राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक, अब यहां पर तिष्ठति है। तिष्ठति जो है कौन सी धातु से बनता है? स्था धातु। तिष्ठति पद जो हमारा क्या है? स्था धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। धातु है हमारी स्था, इसका मतलब होता है बैठना, और रूप चलता है तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। ठीक हो गया। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि तिष्ठत, ये क्या है? क्रिया है। ठीक, और धातु कौन सी है? स्था धातु यहाँ पर लगी है। धातु है यहाँ पे क्या? स्था धातु लगी है। ठीक, तो अब स्था धातु से पूर्व हमने चूंकि अधि उपसर्ग लगाकर अनुवाद किया है, तो अब क्रिया का जो आधार था, क्या आधार था? सिंहासन। राजा बैठता है, कहाँ बैठता है? सिंहासन पर बैठता है। तो अब चूंकि हमने स्था धातु से पूर्व अधि उपसर्ग लगाया है, तो अब हमें क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा बन गई हमारी। ठीक, और अब चूंकि क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा बन गई, अब इसलिए हमें कर्मण द्वितीया से इसमें सिंहासन में द्वितीया लगानी पड़ी। ठीक, तो हमारा रूप क्या बन गया? राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। और यदि मान लीजिए हम अधि ना लगाते, यहाँ पर अधि को हम मान लीजिए मिटा दें,
सिर्फ तिष्ठति लगा के अनुवाद करना चाहें, तब हमको क्रिया के आधार को अधिकरण कारक में ले जाना पड़ेगा। वह सिंहासन पर बैठता है तब, और इस नियम के अनुसार हमको यहाँ पर सप्तमी लगानी पड़ेगी। राजा सिंहासने तिष्ठति, और इसी में यदि हम आदि उपसर्ग लगा देंगे तब हमारा ये अनुवाद गलत हो जाएगा व्याकरण के दिन। क्यों? क्योंकि स्था धातु से पूर्व हमने आदि उपसर्ग लगा दिया है, तो क्रिया का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई, कर्म द्वितीय से हमको यहाँ पर द्वितीय लगानी पड़ेगी, और हमारा क्या बन गया? सिंहासनम। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक है, ये आदिशीन स्थासाम कर्म सूत्र की व्याख्या है, उसको हमने आपको हिंदी में बता दिया। फिर से बता दें कि यदि शी धातु, आस्था धातु और आस धातु से पूर्व आदि उपसर्ग लग जाए तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है, और कर्मण द्वितीया से उस क्रिया के आधार में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद हम अगला सूत्र बताएंगे, आपको ले चलेंगे। सूत्र हमारा क्या है? अगला सूत्र हमारा अगला सूत्र है अवनिविशेष्य। सूत्र क्या है हमारा अगला? अब देखिए हमारा दूसरा सूत्र क्या है? अभिनिविशेष्य। क्या है सूत्र? अभिनिविशेष्य। जैसे अभि और नि, ठीक है, ये दो क्या है? उपसर्ग है। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि अभि और नि उपसर्ग एक साथ आ जाए, और कब आ जाए? विष धातु से पूर्व। ठीक, कब आ जाए? विष धातु से, विष। ठीक, तो कह रहे हैं कि यदि अभि तथा नि, ये क्या है? दोनों उपसर्ग है, सबको पता है। तो यदि अभि और नि उपसर्ग एक साथ आ जाए, कहां आ जाए? विष धातु से पूर्व, विष धातु, विष धातु से पूर्व। ठीक, तो यदि विष धातु से पूर्व अभि और नि उपसर्ग एक साथ आ जाए तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे, अभिनिविष्टे। ठीक है, कह रहे हैं कि सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे क्या है? देखिए यहां पर विष धातु है, धातु हमारी क्या है? विष, विष धातु है। अब इससे पूर्व अभि और नि उपसर्ग लगा है, और कैसे लगा? एक साथ लगा है, अलग अलग नहीं कि खाली अभि उपसर्ग लगा या सिर्फ नि उपसर्ग लगा, नहीं, दोनों उपसर्ग एक साथ लगे हैं। तो क्योंकि दोनों अभि और नि उपसर्ग एक साथ लगे हैं, और कहाँ लगे हैं? विष धातु से पूर्व लगे हैं, तो इसलिए जो विष धातु का जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो गई। ठीक, और कर्मण द्वितीया से उसमें फिर हमको द्वितीया लगानी पड़ी, तो हमारा क्या बन गया अनुवाद? सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। ठीक है, और यदि दोनों उपसर्ग एक साथ न लगाएं, हम सिर्फ एक ही उपसर्ग लगाए, अभि उपसर्ग ही लगाए, अभिनिविष्टे। ठीक, तो तब क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी बल्कि इसकी अधिकरण संज्ञा होगी, और तब हमको वहां पे सप्तमी लगानी पड़ेगी, और हमारा क्या बन जाएगा? सन्मार्गे, सन्मार्गे। तब हो जाएगी तब हमारा सह सन्मार्गे अभिविष्ट। ठीक, और क्योंकि जब नि उपसर्ग भी एक साथ हम लगा देंगे तो अभिनिविशेष सूत्र के अनुसार तब हमको यहाँ पर हमको द्वितीया लगानी पड़ेगी, और हमारा अनुवाद बन जाएगा क्या? सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला सूत्र है। क्या है हमारा अगला सूत्र? कह रहे हैं कि
उपान वध्यांग वसः। सूत्र क्या है? उपान वध्यांग वसः। ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि वस धातु से पूर्व, कौन सी धातु है? वस धातु। यदि वस धातु से पूर्व, ठीक, उप, अनु, अर्ध और आंग में से कोई भी उपसर्ग आ जाए। कौन कौन सा उपसर्ग? उप, अनु, आधि और आंग उपसर्ग आ जाए, ठीक है, तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक। जैसे ये धातु हमारी वस है, इन और इस वस धातु से इन चारों में से कोई भी एक उपसर्ग आ जाएगा तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा हमको बनानी पड़ेगी। किस सूत्र के अनुसार? उपान वध्यांग वसा सूत्र के अनुसार। ठीक। अब जैसे हम कहें कि सह वनम उपवसति। सह वनम उपवसति। ठीक। वह वन में निवास करता है, रहता है, वह वन में रहता है, निवास करता है। ठीक है। तो अब धातु हमारी क्या है? वस। धातु है हमारी वस और उपसर्ग क्या लगा? उप। वस धातु से पूर्व हमने उपसर्ग लगा दिया, तो अब चूंकि वस धातु से पूर्व हमने उपसर्ग लगाया है तो क्रिया का जो आधार है वो कहाँ रहता है? वन में रहता है। तो क्रिया का आधार क्या है? वन। तो इसलिए हमको वन में द्वितीया लगानी पड़ी। ठीक। और यदि मान लीजिए हम उपसर्ग ना लगाएं, हम कहें कि वह वन में रहता है, निवास करता है, वसति माने निवास करता है, वह वन में निवास करता है, तो यहाँ पर क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और उसमें सप्तमी हमको लगानी पड़ेगी। तो हमारा अनुवाद हो जाएगा वने। क्या हो जाएगा? वने। सह वने वसति। लेकिन क्योंकि आप इसमें हमने वस धातु से पूर्व उपसर्ग लगा दिया था। ठीक। ठीक है। तो अब हमको क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा बनानी पड़ेगी किस सूत्र के अनुसार? उपान वध्यांग वसा सूत्र के अनुसार। और हमारा अनुवाद क्या बन जाएगा? वन। सह वनम उपवसति। ठीक। ये इसका अनुवाद होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक वार्तिक आता है। वार्तिक क्या? आभुक्त्यर्थस न। आभुक्त्यर्थस न। उसका मतलब क्या है? कह रहे हैं कि यदि वस धातु, कह रहे थे कि वस धातु का अर्थ यदि उपवास करने के अर्थ में आ जाए, ठीक है, तब वहां पर क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा ही होगी। ठीक है। तब हम वहां पे द्वितीय नहीं लगाएंगे। क्या? कब नहीं लगाएंगे? जब वस धातु उपवास करने के सेंस में आ जाएगी। उपवास माने व्रत करना। तो जब वस धातु का प्रयोग उपवास के अर्थ में होगा तब क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा ही होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। वहां हमको द्वितीय नहीं लगानी पड़ेगी। तब हम वहां पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के अनुसार लगाकर उसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक। वार्तिक क्या? आभुक्त्यर्थस न। क्या वार्तिक है? आभुक्त्यर्थस्य न। ठीक। अब देखिए हम इसके बाद अगले सूत्र की ओर बंद करूंगा। अगला सूत्र क्या है हमारा? देखिए कह रहे हैं काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी। क्या है सूत्र? काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी। काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी। ठीक। कह रहे हैं कि काल, काल माने समय,
मार्ग, अध्वन माने मार्ग, काल माने समय और अध्वन माने मार्ग। ठीक, तो जब इन दोनों पदों में, किसमें, काल में और अध्वन में अत्यंत सामीप्य, अत्यंत संयोगी, अत्यंत सामीप्य, निकटता, निरंतरता बनी हो, निरंतरता बनी हो, ब्रेक ना हो, तब कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार काल और अध्वन की कर्म संज्ञा होगी। जैसे हम कहें कि राम 14 वर्षों तक वन में रहे। ठीक, तो यहां पर 14 वर्ष समय की बात है और 14 वर्षों तक लगातार निरंतरता बनी थी, बीच में कोई ब्रेक गैप नहीं हुआ, 14 वर्षों तक लगातार। ठीक है, तो आप उस समय में, उस काल में, उस पीरियड में जो है हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द्वितीय। जैसे कितने वर्षों तक वन में रहे? 14 वर्षों तक। ठीक है, तब हम इसका अनुवाद कर देंगे रामः, क्या करेंगे? रामः और चतुर्दश माने 14, चतुर्दश वर्षाणि, ठीक है, वने न्यवसत्। ठीक है, किस सूत्र के अनुसार इसमें वर्षाणि हुआ? कालाधनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार कि ये जो काल है, समय है, कितने वर्षों का समय है? 14 वर्षों तक। तो निरंतरता इसमें बनी हुई है, तो इसलिए कालाधनोर अत्यंत संयोगी सूत्र के अनुसार चतुर्वर्षाणि में हमें जो है द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ी और हमारा अनुवाद हो गया क्या? रामा चतुर्दश वर्षाणि वने न्यवसत्। अगला उदाहरण देखिए, अध्वन। अध्वन माने होता है मार्ग। जब मार्ग में भी सातत्य बना हो, जैसे कि इतनी दूरी तक, 1 कोस तक, 2 कोस तक, ठीक है, 1 कोस तक, अध्वन में मार्ग 1 कोस तक नदी टेढ़ी है। ठीक है, हमको मालूम करना है कि 1 कोस तक, यहां से वहां जाते समय 1 कोस तक नदी टेढ़ी है या मार्ग टेढ़ा है। ठीक है, तो मार्ग जो शब्द है उसमें हमको द्वितीय लगानी पड़ेगी, जहां से जहां तक है। ठीक है, तो जैसे हम कह दें क्रोशम नदी कुटिला अस्ति। क्रोशम, कोस, ये अध्वन मार्ग का सूचक है। ठीक, कोस मार्ग का सूचक है। तो क्रोशम माने 1 कोस तक क्या है? नदी। नदी कुटिला अस्ति, नदी टेढ़ी मेढ़ी है। 1 कोस तक लगातार नदी टेढ़ी है, बीच में कोई गैप, पूरा 1 कोस तक नदी लगातार टेढ़ी है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा क्रोशम नदी कुटिला अस्ति। ठीक है, अब देखिए, बंद करो। ठीक है, अब अगला नियम आप देखिए। ठीक, अब देखिए अगला सूत्र है हमारा, कह रहे हैं कि क्या? अभितः परितः समयानिक्षा प्रतियोगे अपि। क्या सूत्र है हमारा अगला? अभितः परितः समयानिक्षा प्रतियोगे अपि, प्रतियोगे भी। ठीक, अब सबके आपको शब्द के अर्थ बता दें। अभितः माने चारों ओर, परितः माने भी चारों ओर, समय माने समीप और निक्षा माने भी समीप, और हा माने धिक्कार के अर्थ में हा। ठीक, और प्रति माने ओर। ठीक, तो चारों ओर, ठीक, और समीप, ठीक है, या हा के योग में या प्रति के योग में, प्रति माने होता है ओर, इसकी ओर। इन सभी शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीय विभक्ति किस शब्द में लगेगी? जिसके चारों ओर होगा, जिसके दोनों ओर होगा। ठीक है, अब हम जैसे कहें कि गांव के चारों ओर, ठीक, या विद्यालय के चारों ओर, नगर के चारों ओर। ठीक है, तो जिसके चारों ओर होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें कि गांव के चारों ओर,
किसके चारों ओर? गांव के चारों ओर। तो इसलिए हम द्वितीया किस में लगाएंगे? ग्राम में लगाएंगे, गांव में लगाएंगे। और गांव को संस्कृत में बोलते हैं क्या? ग्राम। तो ग्राम में हम लगा देंगे द्वितीया और हमारा रूप क्या बन जाएगा? ग्राम। क्या बनेगा? ग्रामम। ग्रामम अभितः पुष्पाणि सन्ति। गांव के चारों ओर पुष्प है। ठीक है, ठीक। ग्रामम अभितः पुष्पाणि सन्ति। ठीक। अब कह दें जैसे कि वनम निकषा, या समय आप कुछ भी कर दें। वनम निकषा, ठीक है, कुटी अस्ति। वनम निकषा, वन के समीप। किसके समीप? वन के समीप। तो हम द्वितीया किस में लगाएंगे? वन में लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि वन के समीप कुटी है। किसके समीप कुटी है? वन के समीप। तो वन में हम लगा देंगे द्वितीया। बन जाएगा क्या? वनम निक्षा कुटी अस्ति। ठीक है, कुटी अस्ति। कोई साधु है, उसकी कुटी क्या है? वन के समीप ही उसकी कुटी है। तो हम कह देंगे वनम निक्षा कुटी अस्ति। गांव के समीप कुटी है। और प्रति माने और, हाँ माने धिक्कार। त्वाम धिक, जैसे हम बोले तुम्हें धिक्कार है, तो हम इसका अनुवाद क्या है? त्वाम धिक। किसे धिक्कार है? तुम्हें धिक्कार है। तो त्वाम धिक। ठीक। अब अगले सूत्र की ओर हम बढ़ते हैं। ह्रिकोर अंतरस्याम। क्या है? ह्रिकोर अंतरस्याम। ह्रिकोर अंतरस्याम। ठीक। अंतरस्याम ये वैकल्पिक सूत्र है, इसीलिए इसको जहां भी आप कहीं अंतरस्याम या उपसंख्यानम आदि शब्द देख लें, पद देख लें, तो तुरंत समझ जाइए कि वैकल्पिक सूत्र है। अर्थात इसमें दो विभक्ति, ये भी लगती है और वो भी लगती है। तुरंत समझ जाइए। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि ह्रिकोर, कह रहे हैं कि ह्री एवं क्री धातु। ह्री एवं क्री धातु। कह रहे हैं कि ह्री एवं क्री धातु का जब कर्ता ऋजंत हो, ठीक है ना? ऋजंत माने प्रेरणार्थक होता है। जो जैसे कुछ धातुएं, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि ऋजंत धातुएं, तो मतलब ये प्रेरणार्थक धातुएं। ठीक है ना? प्रेरणार्थक धातु में याद रखिएगा, आप दो दो कर्ता चलता है। एक तो कार्य करने वाला, दूसरा कार्य करवाने वाला। ठीक है। तो इसमें हम जैसे कहें कि हार्यति, कार्यति। ठीक है। तो अब हम यहां पर इसमें हम द्वितीया लगा देंगे। कटम कार्यति, कटम कार्यति। तो ये क्री धातु है। अब इसमें ऋजंत धातु है कार्यति। ठीक है ना? तो ये ऋजंत धातु है। ठीक है, प्रेरित कर रहा है, कटवाता है या करवाता है। जैसे हम कहें कि वो उससे काम करवाता है, तो ये प्रेरणार्थक धातु है, ऋजंत धातु है। हम स्वयं काम कर नहीं रहे बल्कि किसी अन्य से करवाते हैं, तो ऋजंत धातु है। ऐसी धातु ऋजंत कहलाती। तो यहाँ पे हो गया कार्यति। कार्यति ये ऋजंत है और धातु क्या है? क्री धातु। तो इसलिए इसका रूप बना कार्यति। ठीक है। तो अब जो है, जो करवा रहा है, कटन कार्यति, कट बनवा रहा है। कट माने बाल ओल का कट मत समझ लीजिएगा। कट जैसे कि कोई भी मैकेनिकल चीज से संबंधित है, कटम कार्यति, कोई चीज कटवाता है उसको, ऐसा समझ लीजिए चलती फिरती भाषा में। तो इसलिए ये प्रेरणार्थक धातु है और इसका जो है हम यहाँ पर हमने कटम किया। ठीक है। तो
ऐसे इस सूत्र के अनुसार, किस सूत्र के अनुसार, ह्रिकोरंतरस्य, ह्री एवं क्री धातु का कर्ता यदि ऋजक्त हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कटम कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा द्वितीय विभक्ति जो बहुत ही खास मोटे मोटे नियम थे वही हमने आपको बताया है। अभी द्वितीय में जो है तो बहुत सारे नियम आपको मिलेंगे, बहुत नियम भी मिलेंगे, बहुत उसके वार्तिक भी मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये टेट लेवल का एग्जाम है, मैं टेट लेवल की तैयारी करवा रही हूँ, इसलिए हम जो बहुत खास मोटी मोटी बातें, जो बहुत घिसे पिटे सूत्र हैं, उन्हीं की व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में, भाषा में कर, न मैं आपको ज़्यादा क्रिटिकल बहुत ही जटिल उदाहरण बता रही हूँ, ना जटिल सूत्र बता रही हूँ, ना उसका कोई वार्तिक बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो आपके लेवल की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कुछ हमने आपको द्वितीय विभक्ति से संबंधित जो भी सूत्र हमने आपको बताए वो सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे। आप उसको देखें, उसको ग्रहण करें, अच्छे से समझें और अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, उससे आप लाभान्वित हो। ठीक, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखें, बताएं हमें। ठीक है, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक, तो अब आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।